मशहूर कहावत है, एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। आज सुबह अखबारों में यही कहावत हेडिंग के तौर पर दिख गई। पता चला कि दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यही तर्क दिया। मसले को कायदे से समझने के लिए पूरी खबर पढ़ी तो पता चला कि लड़ाई दिल्ली का मालिक कौन वाली है। दिल्ली वर्सेस केंद्र। सुप्रीम कोर्ट में इसी पर सुनवाई भी चल रही है, तो हमने सोचा कि भैया क्यों ना आज इसी पर चर्चा की जाए। तो आज की मास्टर क्लास लेकर हाजिर हूं मैं, यानी सौरभ। क्या है दिल्ली की लड़ाई? दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच की लड़ाई बहुत पुरानी है, सालों से चली आ रही है। आजादी के बाद 1952 में दिल्ली में पहली बार चुनाव हुए और कांग्रेस के चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने। 4 साल बाद 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इसके बाद बनी बालाकृष्णन कमेटी, जिसने दिल्ली में विधानसभा बनाए जाने की सिफारिश की। 1991 में 69वां संशोधन हुआ, संविधान संशोधन। दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा मिला और नाम हुआ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। इसे शॉर्ट फॉर्म में एनसीटी ऑफ दिल्ली कहते हैं। हालांकि बोलचाल की भाषा में इसे हम दिल्ली सरकार कहते हैं। 1993 में मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने और फिलहाल अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। लेकिन कहानी केवल इतनी होती तो फिर विवाद ही किस बात का था। यहां से सीन में एंट्री होती है उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर की। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या अलग करता है? एक तो भारत है, पूरे का पूरा यूनिट। इसे एक यूनिट को कई सब यूनिट में बांटा गया है। कुछ यूनिट पूर्ण राज्य हैं, कुछ हैं यूनियन टेरिटरीज यानी यूटी। केंद्र शासित राज्य भी कहते हैं इन्हें। ये साइज में छोटी इकाइयां हैं। राज्य में अपनी चुनी सरकारें होती हैं। यूटी सीधे केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। कुल 7 यूटी हैं भारत में, मगर इनमें से बस 3 है जहां एलजी की पोस्ट है, दिल्ली, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार। आज हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, इसलिए दिल्ली पर ही वापस आते हैं। व्यवस्था चलाने वाले लोग होंगे दोनों मिलकर काम करेंगे। लेकिन दोनों के पास काम क्या होंगे? भारतीय संविधान का आर्टिकल 239A इसे कायदे से परिभाषित करता है। इसके मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक उपराज्यपाल और एक विधानसभा होगी। दिल्ली विधानसभा के पास राज्य या समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार होगा, लेकिन पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और जमीन संबंधी विषयों में उसका कोई दखल नहीं होगा। यह अधिकार केंद्र सरकार ने अपने पास रखे हैं और राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होगा उपराज्यपाल। यहीं से पैदा होता है दोनों के बीच गतिरोध। तो लड़ाई की असल वजह क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर और केजरीवाल सरकार दोनों के बीच मैं बड़ा तो मैं बड़ा टाइप विवाद है। अभी दिल्ली के एलजी हैं वीके सक्सेना, उनसे पहले अनिल बैजल और उनसे भी पहले नजीब जंग थे इस पोस्ट पर। तब भी और अब भी पावर के सवाल पर दोनों पक्षों की ठनी रहती है। दिल्ली सरकार की दलील होती है कि केंद्र के इशारों पर एलजी उसे काम नहीं करने देते, जरूरी चीजों में अड़ंगा लगाते हैं, फाइलें रोकते हैं। अगर सारे फैसले एलजी को ही लेने हैं तो दिल्ली के लिए अलग सरकार चुनने की जरूरत क्यों है? एलजी का पक्ष कह रहा था कि केजरीवाल सरकार सिस्टम से काम नहीं कर रही, मनमर्जी करने की कोशिश कर रही है। यानी दोनों पक्ष के पास अपने अपने तर्क हैं। मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में। जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। बेंच ने संविधान के आर्टिकल 239A की समीक्षा की। काफी समीक्षा और व्याख्या के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी अपनी नहीं चला सकते, उन्हें दिल्ली सरकार के साथ मिलकर उसकी सलाह और सहयोग से काम करना होगा। समीक्षा के बाद मामला 2 जजों की रेगुलर बेंच को सौंप दिया गया ताकि ये फैसला किया जा सके कि दिल्ली के कामकाज, अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े अधिकार और सर्विसेज जैसे मसलों पर किसकी कितनी चलेगी। 14 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, लेकिन अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग और सर्विस कंट्रोल पर दोनों जजों जस्टिस AK सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की राय अलग अलग थी। जस्टिस सीकरी का कहना था कि ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक और इससे ऊपर के अधिकारियों के तबादले का अधिकार एलजी का होगा। इससे नीचे के अधिकारी दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आएंगे। लेकिन अगर ऐसे मामलों में दिल्ली सरकार और एलजी के बीच मतभेद हुआ तो एलजी की राय ऊपर मानी जाएगी। जस्टिस भूषण की राय अलग थी। चूंकि बेंच में 2 ही जज थे और दोनों में इस बात पर सहमति नहीं बन पाई, तो मामला 3 जजों की एक बेंच को रेफर कर दिया गया। मई 2022 में 3 जजों की बेंच ने ये मामला संविधान पीठ के पास भेजने की अर्जी दी। जुलाई 2022 में चीफ जस्टिस ने इसे संविधान पीठ के पास भेज भी दिया। किसी मामले को संविधान पीठ के पास भेजने की प्रक्रिया के बारे में हमने
3 जनवरी 2023 की मास्टर क्लास में इसे विस्तार से समझाया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये तो हो गई कोर्ट की बात। कोर्ट के बाहर भी दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल व केंद्र से तनातनी चलती रहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच कई बार भिड़ंत हो चुकी है। फिर चाहे वो 2015 में मुख्य सचिव के पद पर शकुंतला गैमलिन की नियुक्ति का मसला हो या फिर जून 2018 में आईएएस अंशु प्रकाश पर सीएम आवास में हमले का। इस मामले में तो दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने 9 दिन तक एलजी आवास पर धरना दिया था। अधिकारियों का कंट्रोल लेने के पीछे दिल्ली सरकार का तर्क है कि अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर पर उसका नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि उन्हें जनता ने चुनकर भेजा है। जबकि केंद्र सरकार कहती है कि दिल्ली देश की राजधानी है, दुनिया भारत को दिल्ली की नजर से देखती है, इसलिए ये जरूरी है कि केंद्र के पास प्रशासन पर अपने अधिकार हो। केंद्र सरकार ने इसके लिए 2021 में एक कानून भी पास किया, जिसे गवर्नमेंट ऑफ नेशनल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट या जीएनसीटी एक्ट 2021 कहते हैं। इस संशोधन के जरिए केंद्र ने उपराज्यपाल को कुछ अतिरिक्त अधिकार दिए। इसमें कहा गया है कि राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा, जिस पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने आपत्ति जताई है और इसकी वैधता पर भी सुनवाई चल रही है। तो इस पूरे मसले पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है, ये भी समझ लेते हैं। दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई इस बात को लेकर है कि जो केंद्र सरकार के कैडर के अधिकारी हैं, जिसे हम डैनिप्स और डैनिक्स कहते हैं, जिसमें अंडमान निकोबार है और बाकी अन्य राज्य हैं, दिल्ली भी है उसमें, तो उनके अधिकारियों पर, केंद्रीय कैडर के अधिकारियों पर नियंत्रण किसका होगा, वो किसकी मानेंगे, उनकी तैनाती कौन करेगा और उनका तबादले को लेकर कौन फैसला लेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, जब ये मामला केंद्र सरकार बनाम दिल्ली सरकार का सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 चीजों को का इसमें जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि लैंड एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर और जमीन का मसला, ये सारी चीजें यानी पुलिस और जमीन और पब्लिक ऑर्डर, इन सब का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा, यानी राज्यपाल के पास होगा। बाकी रोजमर्रा के काम में राज्यपाल कोई दखल नहीं देगा, क्योंकि उसमें चुनी हुई सरकार उसमें फैसले लेगी, नीति बनाएगी और राज्यपाल उनकी सलाह पर काम करेगा। सबसे बड़ी बात है, दिल्ली सरकार ये चाहती है कि उसके पास सारे अधिकार उसको मिल जाए, पुलिस भी मिल जाए, अधिकारियों पर भी नियंत्रण मिल जाए, फिर वो अपने हिसाब से शासन चलाए। केंद्र सरकार का ये कहना है कि चूंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, बाकी अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से ये अलग है, इसकी प्रकृति अलग है, इसकी संवेदनशीलता अलग है, इसका स्थान अलग है। दुनिया के किसी भी देश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को लेकर वहां की स्थानीय सरकार को वो अधिकार नहीं होते हैं जिसकी मांग दिल्ली सरकार कर रही है। यानी पुलिस हमेशा केंद्र सरकार के अधीन रहती है और कुछ ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो सिर्फ केंद्र सरकार के अधीन रहते हैं। क्योंकि ये सॉलिसिटर जनरल ने भी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को यह बताया कि अगर सारे केंद्र शासित प्रदेश को ही अधिकार दे दिए जाए तो उसे राज्य ही क्यों नहीं बना दिया जाए। केंद्र शासित प्रदेश उन्हीं को बनाया जाता है, संविधान बनाने वालों ने ये प्रावधान इसीलिए किया कि वो रणनीतिक क्षेत्र से संवेदनशील जगहें होती हैं। यानी 2 मसले हैं कुल मिलाकर। पहला अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार और दूसरा है जीएनसीटी 2021 की वैधता। तो सुनवाई में क्या हो रहा है कोर्ट में, वो भी समझ लेते हैं। 10 और 11 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। 5 जजों के संवैधानिक बेंच में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल हैं। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा कि यदि सरकार का अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं होगा तो सरकार काम नहीं कर सकती। अधिकारियों को सरकार के नियंत्रण से बाहर करना सरकार की उपेक्षा होगी। दिल्ली सरकार के वकील ने तर्क दिया कि एक म्यान में तो तलवार नहीं रह सकती। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एक बार कैडर आवंटित हो जाता है तो राज्य सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग आदि का फैसला करती है, लेकिन क्या यही सिद्धांत केंद्र शासित राज्यों पर लागू होता है? हम इसको लेकर संवैधानिक प्रावधानों को देखना चाहते हैं। कल यानी 12 जनवरी को भी इस पर सुनवाई होनी है। इस पर आगे जो भी फैसला आएगा, जो भी बातचीत होगी, आपको दी लल्लन टॉप पर सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो आज के मास्टर क्लास में इतना ही। इसे लिखा था हमारे साथी गौरव ने। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।